अभी तक मोर्चा संभाल रखा था अमित शाह ने। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता तो अमित शाह मोर्चा संभालते थे, लेकिन अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह में से कौन रहने जा रहा है। इसीलिए अब फिर से सक्रिय नरेंद्र मोदी साहब नजर आ रहे हैं। अमित शाह जिन्हें लगातार चाणक्य कहा जाता रहा, क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या उनको कैबिनेट से बाहर किया जाने वाला है और उनसे कह दिया गया है कि आप संगठन और पार्टी में कुछ एक पद लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़कर? यह बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में जितना सक्रिय अमित शाह नजर आ रहे थे, उतने तो नरेंद्र मोदी भी नजर नहीं आ रहे थे। देश में रहने के बावजूद भी हर एक सवाल का जवाब वो दे रहे थे। उन पर जिम्मेदारी सिर्फ एक नहीं थी, उन पर 2 बड़ी जिम्मेदारियां थी। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव जिताकर ये बताइए कि आपकी ताकत कितनी है, सरकार में भी, संगठन में भी और पार्टी में भी। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद का भी चुनाव जिता लिया जाएगा। पूरा कॉन्फिडेंस था इस जोड़ी को। लेकिन जिस तरीके हालात बने हैं, पूर्ण बहुमत एनडीए का होने के बावजूद, उपराष्ट्रपति पद में चुनाव जीतने के बावजूद, पूरे बहुमत होने के बावजूद जिस तरह से साथियों ने गच्चा दे दिया है और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और चाणक्य केवल छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब न केवल आगे आए हैं बल्कि शाह बाबू की कुर्सी भी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 तारीख, लेकिन ये 9 सितंबर सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं है। सीवी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे। जी हां, राज्यपाल अभी भी हैं और वहीं रहेंगे, बल्कि उपराष्ट्रपति बी सुदर्शन रेड्डी बनेंगे। दरअसल ये चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव से अब आगे का पहुंच चुका है। खबर यह है कि पहले से ही आरएसएस ने कह दिया था कि सियासी जीवनदान की डिमांड जिस तरीके से मोदी साहब की तरफ से की जा रही है वो मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा उसी शर्त पर कि अगले, पहली बात तो नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, लेकिन यह भी शर्त है कि अगर नरेंद्र मोदी अपना टेन्योर पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों में से एक ही रहेगा सरकार में, या तो आप या आपका जोड़ीदार। पहले लग रहा था जोड़ीदार को आगे करके उनको प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल बनाया जाए और उसके बाद जितने जो सांसद हैं, जो इधर उधर के सांसद हैं, उन्हें एकजुट करके अपने साथ रखा जाए। लेकिन खेल पड़ गया उल्टा। ऐसा संभालने में बड़े नाकाबिल साबित हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। चर्चाएं बड़ी आम है और यही एक वजह है जिसके चलते अमित शाह को पीछे कर दिया गया है और यहीं से पैदा हो गई है खलबली। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। ये खबर देखिए, चाणक्य को हटा, साहिब ने संभाला मोर्चा। जी हां, ये आज की बड़ी खबर है। मैं फिर बता रहा हूं, आप पिछले 1-1.5 महीने का रिकॉर्ड उठाइए। हर एक मुद्दे पर अमित शाह बोल ज्यादा रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी साहब जिन मुद्दों पर बोला करते थे उनसे वो बचते नजर आए। आप संसद की कार्रवाई देखिए। आपने नरेंद्र मोदी साहब का बहुत ऐतिहासिक बयान नहीं सुना होगा, भाषण नहीं सुना होगा आपने, लेकिन अमित शाह का सुना होगा। वो तो 15 अगस्त को, चूंकि देश का प्रधानमंत्री ही झंडा फहराता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को बयान देना पड़ा, बोलना पड़ा। अदरवाइज वो भी अमित शाह से ही करवा लेते। ये स्थिति पैदा हो गई क्योंकि लिख तो दिया, रच तो दिया इतिहास की पहली दफा किसी एक संगठन की तारीफ लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री करे। ये आपसे पहले कभी नहीं हुआ। करने को तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनका भी एक अपना संगठन था, वो बहुत सारा काम कर सकता था, लेकिन नहीं किया। खैर, 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में चाणक्य की रणनीति अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाई। ये एक पहला झटका था, लेकिन मैं चाणक्य की नीति को इससे जोड़ता ही नहीं हूं। दरअसल फ्रंट फुट पर लाने का खेल कब से शुरू हुआ, आप समझिए। दरअसल हुआ यह कि 2024 में 240 सीटें आई, उसके बाद से ही माहौल क्रिएट होने लगा था कि अब विदाई का वक्त आ गया, क्योंकि आरएसएस जो है, जिस आरएसएस को इन्होंने 2019 से 2024 के बीच नजरअंदाज किया था और यहां तक बयान दे दिया था कि अटल अडवाणी के वक्त में आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, मोदी युग है, यहां पर आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती। 240 सीटें आने के फौरन बाद आरएसएस सक्रिय हो गया था। बीजेपी पर फिर से लगाम आ गई थी, नियंत्रण आ गया था, कंट्रोल आ गया था। लेकिन कंट्रोल इतना जल्दी नहीं आ सकता। जिस व्यक्ति की 5 साल तक सरकार रही हो, जिसने अपनी मन मुताबिक अनुभवी नेताओं को साइडलाइन करके अपने प्यादों को मुख्यमंत्री बनाया हो, तो क्या इतनी जल्दी उस पार्टी पर काबू करना बहुत आसान होगा? नहीं। इसलिए आरएसएस फिलहाल बीजेपी पर हावी तो है, लेकिन उसको भी वहां से चुनौतियां मिल रही हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी साहब को हटा देना। लेकिन खेल क्या हुआ कि इतने सालों से आरएसएस के दफ्तर से दूरी बनाने वाले नरेंद्र मोदी साहब अचानक से आरएसएस दफ्तर पहुंचते हैं। खबर यह निकल कर आती है कि वहां पर 75 बरस वाला जो पूरा बैरियर बनाया गया था मोदी शाह की तरफ से, उस बैरियर को हटाने की अपील की जा रही है। क्या बात हुई किसी को नहीं पता, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे ही मोहन भागवत ने बयान दिया कि 75 साल पूरे होने पर बधाई नहीं विदाई होनी चाहिए, उसके बाद से माना जाने लगा कि नरेंद्र मोदी साहब की विदाई पक्की है राजनीतिक तौर पर। लेकिन यहां से चर्चा शुरू हुई दूसरी, मोदी के बाद कौन? नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मोदी के बाद अमित शाह,
क्योंकि हाल ही में एक बड़े पत्रकार है अभय दुबे, उनका दावा था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से हटते हैं तो उसके बाद इनके इतनी फाइलें खुलेंगी, इतने केस दर्ज होंगे कि केस लड़ते लड़ते और जेल जाने से बचने में ही इनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अभय दुबे जैसे बड़े पत्रकार का दावा है और यह बात हकीकत है। आप कितने बरस तक अपने सिर्फ सत्ता के दम पर ही तो आप दबा सकते मामले, कई मामले जुड़े हुए हैं, ऐसे मामले जिन पर चर्चा करने से भी गोदी मीडिया घबराता है, हाफ जाता है, नाम लेने से डरता है। तो उन सब चीजों के बारे में बात होगी। या नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सत्ता से जाने के बाद क्या होने जा रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं तो अमित शाह का प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। वही एक विश्वास पात्र व्यक्ति है, अदरवाइज वो किसी दूसरे व्यक्ति पर न बिल्कुल भी दाव नहीं लगा सकते। कब पलट जाए पता नहीं, लेकिन अमित शाह नहीं पलटेंगे, उन्हें पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी के बादशाह, इसलिए पिछले 1.5-2 महीने में जब से मोहन भागवत का ये बयान आया, विदाई नहीं बधाई नहीं विदाई, तब से ही अमित शाह को हर मोर्चे पर खड़ा रखा। कोई सा भी मोर्चा उठाकर देख लिया, हर मोर्चे पर मोदी से ज्यादा अमित शाह नजर आते हैं। संसद से लेकर सड़क तक, मंच तक, चुनावी भाषणों तक, हर जगह उन्हीं को आगे खड़ा किया गया, यह दिखाने के लिए कि आरएसएस ये समझ ले कि सरकार में, संगठन में और पार्टी पर पकड़ बनाए रखने में अमित शाह कितने काबिल हैं। लेकिन पहले ही अग्नि परीक्षा में वो फेल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव था, आप सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में अमित शाह आगे आए, अपनी रणनीति तैयार की, संजीव बालियान को प्रत्याशी के तौर पर समर्थन दिया। अब जब अमित शाह संजीव बालियान के साथ है तो आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे। मोदी शाह जहां है तो उनके गुट के सांसद कहीं और नहीं जाएंगे, ये सब जानते हैं। अचानक से नाम निकला बीजेपी के एक और नेता राजीव प्रतापुड़ी का। यह खबर इंडिया ब्लॉक तक पहुंची। खबर यह भी है कि कांग्रेस के नेताओं से संपर्क हुआ और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने खुलकर राजीव प्रतापुड़ी को समर्थन दे दिया। लेकिन जितने वोट राजीव प्रतापुड़ी को मिले वो पूरे के पूरे वोट सिर्फ और सिर्फ अकेले इंडिया ब्लॉक के नहीं थे। ये मोदी शाह समझ गए कि सेंधमारी उनके अपनी गुट अपनी बीजेपी में हो गई है। क्रॉस वोटिंग जमकर हुई। बीजेपी के सांसदों ने भी मोदी शाह के समर्थन देने के बावजूद संजीव बालियान को नहीं, राजीव प्रतापुड़ी को वोट कास्ट किया। उसके बावजूद भी एक उम्मीद की किरण थी कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता जाएगा, उसके बाद शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे किया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो एक ग्राफ हमने अब लगातार आपको दिखाया है, कितने सीटों की जरूरत है, क्या है। चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़कर जा चुके हैं, क्लियर हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में, सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, जनसेना पार्टी पवन कल्याण तैयार है, केसीआर तैयार है, जगनमोहन रेड्डी पर नैतिक दबाव है। यानी आंध्र प्रदेश में तो खेल हो गया, और अगर आंध्र प्रदेश में खेल हुआ है उसके साथ साथ कई और प्रदेशों में खेल हो रहा है। और यह भी बात तय हो चुकी है कि हाल ही में नितिन गडकरी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो मोदी शाह गुट के इतर अपने गुट के सांसदों के साथ खड़े हुए हैं। यानी सीपी राधाकृष्णन को वोट नहीं मिलने जा रहा, यह सारा का सारा वोट बी सुदर्शन रेड्डी के खाते में जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए, कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी चाणक्य की रणनीति कमजोर नजर आ रही है। इसलिए 8 सितंबर को डीलर डिप्लोमेसी और बिहार विधानसभा चुनाव में मां का सियासी दाव चलकर कमान साहिब ने प्रत्यक्ष रूप से संभाल ली है। तो क्या माना जाए कि उसी मामले के तहत भाजपा की रणनीति आगे बढ़ रही है? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये समझ गए कल तक चाणक्य कहा जाता था। चाणक्य इसलिए थे क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके सरकारें बनाई और गिराई जा रही थी। चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा था वो मसला था, ये चाणक्य नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और उपराष्ट्रपति चुनाव में पिछड़ती हुई बीजेपी, और इन दोनों ही के जरिए पता लग गया है कि अमित शाह फेल साबित हुए और आरएसएस का की शर्त या तो आप या तो आपके साथी। अब आप समझ ही गए होंगे कौन रहेगा सरकार में। नमस्कार।